नौका विहार। प्रस्तुत कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचना गुंजन से ली गई है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं क्योंकि प्रकृति के अनेक रम्य रूपों का चित्रण ये अपनी कविता में करते हैं। इस कविता में भी चांदनी रात में सुमित्रानंदन पंत जी ने गंगा नदी में यात्रा की थी, एक नाव के द्वारा भ्रमण किया था, उसी का चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। आइए देखते हैं नौका विहार का अर्थ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। इन पंक्तियों में चांदनी रात में पंत जी ने नौका विहार का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। पंत जी जो हैं छायावादी कवि रहे हैं, तो पंत जी अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में नौका विहार करते हैं और उसी का चित्रण यहाँ पर करते हुए बताते हैं कि जो गंगा है वो एक नायिका के समान लग रही हैं, छीड़ धार वाली गंगा जो गर्मी से पतली हो गई हैं। तो वातावरण का चित्रण देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, चारों तरफ क्या है कि शांत है वातावरण, और स्निग्ध तरल और चिकनी ज्योत्सना चांदनी उज्ज्वल बिल्कुल स्वच्छ, चारों ओर शांत चिकनी कोमल उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। अपलक अनंत, और जो अनंत अर्थात आकाश है अपलक हो गया है, एक टक देख रहा है। नीरव भूतल, शांत पृथ्वी को, जो पृथ्वी शांत है शब्द रहित है, उस पृथ्वी को आकाश एक टक निहारे जा रहा है, देखते जा रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, सैकत सैया, सैकत अर्थात बालुओं की शैया, बिस्तर पर दुग्ध धवल दूध के समान स्वच्छ, तनवंगी गंगा, तनवंगी छरहरे पतले शरीर वाली गंगा, ग्रीष्म विरल जो गर्मी के कारण बिल्कुल क्षीणकाय हो चुकी हैं, लेटी हैं श्रांत बिल्कुल थकी हुई सी लेटी हैं, क्लांत व्याकुल, निश्चल बिल्कुल चंचलता रहित, जो गर्मी के कारण अत्यंत क्षीणकाय पतले शरीर वाली नायिका के समान गंगा हो गई हैं। वो बालुओं के बिस्तर पर बिल्कुल दूध के समान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए नायिका के समान बिल्कुल थकी व्याकुल शांतिपूर्वक विश्राम कर रही हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, ये जो गंगा है वो निर्मल है, किसके समान? तापस बाला, तपस्या करने वाली बालिका के समान, तपस्विनी बालिका के समान यह गंगा निर्मल है, पवित्र है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और ऐसा लग रहा है कि ये जो गंगा बालुओं की सैया पर लेटी हुई हैं वो एक तपस्विनी बालिका के समान है, और चंद्र वह तपस्विनी बालिका, वह गंगा रूपी तपस्विनी बालिका चंद्रमा रूपी मुख को दीपित मृदु करतल, कोमल करतल लहरों के हाथों पर अपने चंद्रमा रूपी मुख को रखकर सोई पड़ी है। अर्थात चंद्रमा की जो परछाई गंगा में दिखाई दे रही है, तो देख के ऐसा लग रहा है कि गंगा रूपी कोई तपस्विनी बालिका अपने चंद्रमा रूपी मुखों को गंगा के लहर रूपी हाथों पर रखकर सोई हुई है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उसके हृदय पर, उर पर मतलब हृदय पे वक्षस्थल पर लहरें, ये जो लहरें उठ रही हैं कोमल कुंतल, कुंतल माने बालों के समान, कोमल या नर्म बालों के समान ये लहरें उसके हृदय पर लहरा रही हैं।
गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। और ये चंचल अंचल सा नीलांबर, ये जो नीला नीला आकाश है, जो पानी में उसकी परछाई दिख रही है नीले आसमान की, वो आंचल के समान लहरा रहा है, चंचल है, बिल्कुल लहरा रहा है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, ये जो गंगा नदी दुबली पतली हो गई है गर्मी के कारण, जो चांदनी के कारण बिल्कुल श्वेत रंग की दिखाई पड़ रही हैं, बिल्कुल गोरी गोरी दिखाई पड़ रही हैं, उन पर ये नीले नीले आकाश जिसमें तारे और चंद्रमा की परछाई दिख रही है, वो लहरा रहा है आंचल के समान। कहने का भाव है कि गंगा एक गोरे अंगों वाली नायिका के समान चांदनी से नहाई हुई सुंदर लग रही हैं, और ये नीला नीला आकाश जो लहरा रहा है, लग रहा है कि उसी नायिका का आंचल लहरा रहा है। शशि की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। सिमटी है वर्तुल, वर्तुल मतलब टेढ़ी, मृदुल लहर कोमल कोमल लहरें। ये जो टेढ़ी कोमल लहरें हैं वो इस तरह से लहरा रही हैं, जब हवा चलती है तो गंगा में लहरें उत्पन्न होती हैं, और उस लहरों को देख के लगता है कि शशि की रेशमी विभा से भर, वो चंद्रमा की कोमल चांदनी से इस तरह से चमकीली चमकीली सी टेढ़ी लहरें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि उस तपस्विनी बालिका की साड़ी में सिलवट पड़ गई हो। आगे पंक्तियों को देखते हैं। अब चांदनी रात में जो नौका के द्वारा इन्होंने विहार किया है उसका वर्णन है। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर, रात जो थी वो चांदनी वाली रात थी, अर्थात चंद्रमा अपने प्रकाश को चारों तरफ फैला रहा था, चांदनी बिखरी हुई थी, और यह रात्रि का पहला ही प्रहर था, रात्रि अभी प्रारंभ ही हुई थी। हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर मतलब शीघ्रता से, और हम लोग अपनी नौका को नदी में उतार लिए और बड़ी शीघ्रता से नदी में बढ़ चले। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। अत्यंत ही सुंदर वातावरण का चित्रण करते हुए, उस चांदनी भरी रात का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता अर्थात बालुओं की, सस्मित मुस्कराती हुई सीपियों पर, मोती की ज्योत्सना, ज्योत्सना अर्थात चांद की चांदनी मोतियों के समान विचर रही थी, विचरण कर रही थी, अर्थात बालुओं के मुस्कुराती हुई सीपियों पर चंद्रमा की जो चमक है वो मोतियों के समान सुंदर लग रही थी और वहाँ विचरण कर रही थी, मतलब मोती के समान चमकदार चांदनी वहाँ पर विचरण कर रही थी। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और ठीक उसी समय सभी नौकाओं ने अपनी अपनी पाले चढ़ा ली, अपने लंगर ले लिए, अर्थात नावें जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। मृदु कोमल, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर मंथर बिल्कुल धीमी गति से, लघु तरणी छोटी सी नाव, हंसिनी सी सुंदर जो हंस के समान पानी में सुंदर लग रही थी, तिर रही तैर रही थी खोल पालों के पर, और पाल जो है उनके जो पाले चढ़ी हुई थी वो पंखों के समान हो गईं, अर्थात गंगा की पवित्र धारा में ये जो छोटी छोटी नावें थीं कोमल कोमल गति से, धीमी धीमी गति से एक हंस के समान अपने पालों को के पंख को खोल करके तैर रही थीं। सब मिलाकर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी नावें थी वो हंस के समान सुंदर लग रही थी, जैसे हंस अपने पंखों को फैलाकर तैर रहा हो उसी तरह ये अपने पालों को फैलाकर के नदी में तैर रही थी। निश्चल जल के सूचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर।
निश्चल जल। अभी तक जल क्या था? शांत था। जब तक नौका नहीं उतरी थी तब तक, या दूर जहाँ पर नौका नहीं पहुँची है, वहाँ का जो जल है निश्चल, चल नहीं रहा, बिल्कुल शांत है। शुचि दर्पण, बिल्कुल पवित्र शीशे के समान, एकदम स्वच्छ दर्पण के समान झलझला रहा है जो जल, उसमें बिंबित हो रहा है, अर्थात परछाई दिख रही है। रजत पुलिन निर्भर। रजत पुलिन, रजत माने चांदनी का, पुलिन माने किनारा, निर्भर माने उस पर दिखाई दे रहा हो या पड़ा हो, उस पर आश्रित हो। अभी तक जो जहाँ पर जल शांत है वो शीशे के समान स्वच्छ झलक रहा है, और उसमें चाँद की चांदनी से नहाया हुआ गंगा नदी का किनारा झलक रहा है, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। और जिस समय वो उसकी परछाई जल में दिख रही है, किनारों की, चांदनी से नहाए किनारों की जो परछाई दिख रही है नदी के किनारे, वो दोहरे ऊंचे लगते हैं। जैसे दर्पण में जब हम किसी चीज़ के किनारे को देखते हैं तो वो ज़्यादा मोटा दिखता है, उसी प्रकार से वह किनारा भी नदी का जल की में जब परछाई उसकी पड़ती है तो वो ज़्यादा ऊंचा दिखाई देता है। कला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत, प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कला काकर, कला काकर एक स्थान का नाम है जहाँ पर पंत जी नौका विहार के लिए गए हैं। उस स्थल का भी नाम कला काकर है। तो वहाँ का एक राजभवन है, पुराना भवन है। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, जो कला काकर का राजभवन है उसकी परछाई गंगा जी की नदी में पड़ रही है। सोया जल में निश्चिंत, और वह राजभवन की जो परछाई दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि वो गंगा नदी के जल में निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता के आराम से प्रमन, शांत मन से लेटा हुआ है। पलकों पर वैभव स्वप्न सब सघन, और वो राजभवन जो निश्चिंत होकर के बिल्कुल शांत चित्त से गंगा नदी के जल में अपनी परछाई के रूप में सो रहा है, उसकी पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, बहुत ही वो वैभवशाली स्वप्नों को देख रहा है। वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि पंत जी बता रहे हैं कि जो कला कांकर का राजभवन है वो गंगा नदी के जल में अपनी परछाई के रूप में बड़े निश्चिंत मन से, शांत मन से सो रहा है, और उसकी पलकों पर वैभव के सपने बिखरे हुए हैं। आगे देखते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। आगे जब नौका बढ़ती जाती है तो उस समय का क्या वातावरण है उसको चित्रित करते हुए पंत जी कहते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, कि जब नौका जल में चल पड़ती है तो जल हिलोर, कि जल के हिलने से लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और जो चांदनी भरी रात थी, आकाश स्वच्छ था, तो आकाश की परछाई जब गंगा नदी के जल में दिखाई पड़ रही थी तो वो आकाश हिल पड़ता था, अर्थात जब नदी में लहरें नौका के कारण उठती थी तो आकाश की परछाई शांत जो दिख रही थी वो लगता था कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक आकाश भी हिल उठा है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। विस्फारित नयनों से, फटी आँखों से, निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। तारक दल माने ताराओं का जो समूह है वो कुछ खोज रहा हो। ज्योतित कर माने प्रकाशित कर, नभ का अंतस्थल, आकाश के हृदय को प्रकाशित कर। यहाँ पर बिंब ये बन रहा है कि जब आकाश की परछाई गंगा नदी के जल में पड़ रही है तो उस गंगा नदी के अंदर तारे भी टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं, और उन तारों के समूहों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आकाश के आंतरिक हृदय को चाँद की चांदनी ने प्रकाशित कर दिया हो, और ये तारा दल उस जल में घुस करके
कुछ फटी फटी हुई आँखों से इधर उधर खोज रहे हैं। मतलब जब आकाश की परछाई हिल जाती है नौका के द्वारा उत्पन्न लहरों के कारण, तो वो तारे इधर उधर भागते हुए से ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे आकाश के हृदय में किसी ने प्रकाश कर दिया हो और उस प्रकाश में तारे इधर उधर भागते हुए फटी हुई आँखों से, खुली खुली आँखों से कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हों। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओंठ किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और जब जल में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं नौका चलने के कारण, हिलने के कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उससे लगता है लघु दीपों को चंचल, ये जो छोटे छोटे दीपक हैं, तारों के रूप में जो दीपक है वो चंचल चलायमान हो जाते हैं। अंचल की ओंठ किए अविरल, और ये आकाश रूपी आंचल की आड़ लेकर के फिरती लहरें, ये जो लहरें हैं वो लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। मतलब ये जो आकाश की परछाई है वो आंचल के समान है, और उस आंचल में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं वो छोटे छोटे तारा रूपी दीपकों को लेकर इधर उधर लुका छिपी का खेल उस जल में कर रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। और इतना ही नहीं, आकाश में जो शुक्र तारा टिमटिमा रहा है उसकी भी परछाई, उसकी भी छवि, उसकी भी सुंदरता झलमलाती हुई गंगा के जल में दिखाई पड़ रही है। गंगा नदी के पवित्र जल में, चाँद की चांदनी से नहाए हुए जल में शुक्र तारे की भी सुंदरता झलक रही है। और ऐसा लगता है पैरती परी सी जल में कल, कि वो कोई विकल सी परी है जो जल में इधर से उधर घूम रही है। रू पहले कचों में हो ओझल। और ये जितनी लहरें उठती हैं वो कचों के समान, बालों के समान, रूपहरे माने चांदनी के, ये चांदनी के बालों के समान जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं उसमें शुक्र एक परी के समान इधर से उधर घूमती हुई सी नजर आ रही है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। यहाँ पर चंद्रमा का चित्रण एक नायिका, मुग्धा नायिका के रूप में किया गया है कि जो अपने यौवन से अनजान है, उसे पता नहीं है अपने यौवन के बारे में, और वो रुक रुक करके, जैसे कोई नायिका अपने घूंघट की आड़ से कभी अपने चेहरे को दिखा देती है, कभी अपने चेहरे को छिपा लेती है, उसी प्रकार लहरों के घूंघट से दशमी का शशि अर्थात चंद्रमा, दशमी तिथि का जो चंद्रमा है अपने टेढ़े मुख को कभी दिखलाता है और कभी छुपाता है। तात्पर्य यह है कि जब लहरें उत्पन्न होती हैं और लहरें हिलती जाती हैं तो चंद्रमा की जो छवि है, दशमी का जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, कटा हुआ सा है, तो वो कभी लहरों के बीच से दिख पड़ता है और कभी नहीं दिखाई देता, ओझल हो जाता है। तो लगता है कि जैसे कोई नायिका घूंघट की आड़ से कभी अपने चेहरे को दिखा रही है और कभी अपने चेहरे को छिपा रही है। तो इस तरह से आज अभी आप लोगों ने 3 पद्यांशों के अर्थ देख लिए।